This is Sunil Mishra and you are watching your own channel English Activator, and I hope you all will be very good and enjoying my videos. And if my videos are informative and knowledgeable, and of course if you are enjoying, then please like, share and subscribe. So come to the point, today we are going to learn the third chapter of tense. You know the tense? You have already learned the two chapters, present tense, past tense, and now today we are going to learn future tense. So come and let's see future tense. Okay, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भविष्यत काल या भविष्य काल, वैसी घटनाएं जो कि भविष्य में हो, यानी the works which will happen in future is called future tense. इसके भी कितने भाग होंगे? ऑफ कोर्स जैसा कि प्रेजेंट और पास्ट का हुआ उसी तरह से इसके भी 4 भेद होंगे. ओके, इसके भी क्या होंगे? 4 काइंड्स होंगे. कौन कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इन सब में सबसे पहला कौन सा हुआ हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट. ओके, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस के भी हम नाम से बोल सकते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो इसका पहचानने का नियम होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा हुआ रहे, तो वैसे वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे. इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि शैल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा. तो देखते हैं. शैल जो हमारा है वो लगेगा आई और वी के साथ, और विल हमारा किसके साथ लगेगा? तो विल हमारा लग जाएगा किसके साथ? तो बाकी इन दोनों के अलावा जो भी बच गए, ही, ओके, सी, इट, हाँ, नेम, ओके, उसके बाद दे, दीज, दोज, ये सब जितने भी हैं उनके साथ लगेगा हमारा विल. लेकिन क्या है यहाँ पे? लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेंटेंस में अवश्य लगा हुआ रहे, यानी अगर सेंटेंस में अवश्य हो लगा हुआ हो किसी, जिससे कि कोई डिफिनिट सेंटेंस का बोध हो, कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कहने का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प. जैसे कोई ऐसा काम जो कि एकदम हम करेंगे ही करेंगे, जैसे मैं इस काम को अवश्य करूंगा, तो उस सेंटेंस में या उस सेंस में क्या होगा कि हमारा जो शैल विल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो उल्टा लग जाएगा. यानी अब हमारा विल के साथ आई और वी लगेगा, और शैल जो है हमारा बाकी जो भी ये रेस्ट बच गए, जैसे हमारा क्या क्या हो गया? ही हो गया, सी हो गया, इट, नेम और दे, इन सभी के साथ हमारा क्या लग जाएगा? तो शैल लग जाएगा. अब इसको एक एग्जांपल लेकर के हम जरा समझ लें. जैसे कि एग्जांपल है मैं जाऊंगा. ओके, तो क्या होगा? मैं का इंग्लिश आई के साथ क्या लगता है? क्या लगेगा? शैल. शैल जाना था, गो. अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा? आई शैल नॉट गो. उसके बाद अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि क्या वह जाएगा, तो क्या करेंगे? हम इस शैल को आगे ले आएंगे, यानी शैल आई गो क्वेश्चन मार्क. ओके, अब अगर हम इसी सेंटेंस में अगर हम WH वर्ड को इनपुट करते हैं तो फिर क्या होगा? जैसे मैं जाऊंगा है, तो अगर हम इसमें जोड़ते हैं मैं कहाँ जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? वेयर शैल आई गो क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड. अब अगर हम यहाँ पे अवश्य वाला जो चर्चा किए थे कि अब अगर हमारा रहे अवश्य, जैसे कि मैं अगर इसी में लगा दिया जाए कि मैं अवश्य जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल गो. ओके, वह अवश्य जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ही शैल गो. नो नीड टू बी कंफ्यूज. ही के साथ शैल इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का बोध हो रहा है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बता रहा है कि वह अवश्य जाएगा, कुछ इमरजेंसी है. लेकिन एक और बात बता दें, आज जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शैल का यूज, इसका यूज आज जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शैल का यूज न के बराबर होता है. खासतौर पे अगर आप स्पोकन की बात करें, बोलचाल की बात करें, तो वहां पे शैल होता ही नहीं है. जनरली केबल और केबल विल का ही यूज होता है.
कहिए क्यों। आप एक सेंटेंस को देखेंगे, अगर इस तरह से बोलते हैं आई शैल गो, आई विल गो, तो क्या होता है कि सेल के बाद हमें कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए रुकना होता है, आई शैल गो। बट अगर हम वही विल यूज करते हैं, आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो, तो इट इज इजी टू प्रोनाउंसिएट एंड स्पीक। सो दैट्स व्हाई नाउअडेज द मोस्टली पीपल यूज विल। एंड अगर आप ये जानते हैं तो भी ये एक तरह से गलत नहीं है, बट ग्रामेटिकल लॉ के हिसाब से हमारा सेल लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सेल और विल का हम यूज समझ गए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस टेंस है। और इसके बाद जो हमारा कौन सा होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ओके, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा बात शेयर करने वाला हूं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, इस वीडियो के लास्ट में। सो कीप वॉचिंग एंड नाउ लेट्स सी फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसको पहचानने का नियम क्या होगा, तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे, हाँ, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब फोर प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं पढ़ता रहूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं का इंग्लिश आई के साथ क्या लगेगा, ऑफ कोर्स शैल लगेगा, बी सभी के साथ लगेगा, वर्ब फोर पढ़ना का इंग्लिश रीड, वर्ब फोर रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। अगर इसको हम नेगेटिव बनाते हैं कि मैं पढ़ता नहीं रहूंगा, तो क्या होगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हम लोग शैल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, शैल के बाद ही हम लोग नॉट लगाएंगे। और जिस तरह से कि हम लोग हैव बीन या हैज बीन जब नॉट लगता है नेगेटिव बनाते हैं, तो हैव बीन और हैज बीन के बीच में हम नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, शैल और बी के बीच में हमारा नॉट लगेगा। अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शैल आई बी रीडिंग क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम इसको WH लगाते हैं, यानी कोई भी WH वाला वर्ड, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाँ, वेयर, तो हम यहाँ पे उसको सबसे पहले लगाएंगे, वेयर शैल आई बी रीडिंग, यानी मैं कहाँ पढ़ता रहूँगा। तो ये था हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचानने का नियम क्या होगा, चुकेगा, ओके, चुकेगी और चुकेंगे। इस तरह का जो कोई भी सेंटेंस हो जिसके लास्ट में ये सारे वर्ड्स लगा हुआ हो, तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ओके, अब इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं पढ़ चुकूंगा, तो क्या होगा, मैं पढ़ चुकूंगा। ओके, आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, आई शैल लगेगा आई के साथ, लगा दिए। उसके बाद क्या है, हैव है, लगा दिए। वर्ब थ्री, रीड का वर्ब थ्री। एक और एग्जांपल लेके देखेंगे, वह अंग्रेजी बोल चुकेगा, तो क्या होगा, ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, विल लगा दिए। हैव लगेगा सबके साथ, हैव दे दिए। उसके बाद क्या है, ही विल हैव स्पीक का वर्ब थ्री, स्पोकन, ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल चुकेगा। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। ओके, और अगर हम इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, विल को आगे कर देंगे, विल ही हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो यही हो गया। चलिए लिख ही लेते हैं, विल ही हैव स्पोकन इंग्लिश। मतलब क्या हो गया, क्या वह अंग्रेजी बोल चुकेगा। ओके, तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस इज
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचानने का नियम क्या होगा? तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे के साथ टाइम दिया हुआ रहेगा, कोई भी समय लगा हुआ हो तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट करते हैं। ओके, जैसे कि रहेगा, रहेगी, रहेंगे प्लस कोई भी हमारा अगर टाइम दिया हुआ रहे, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ता रहेगा, वो सुबह से पढ़ता रहेगा, वह कल शाम से पढ़ता रहेगा, तो इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर, और क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में? सिंस होता है, बिल्कुल याद होगा। लेकिन यहाँ पे सिंस नहीं होता है, इसके सिंस की जगह पे यहाँ फ्रॉम होता है। क्यों होता है फ्रॉम? क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग चर्चा किए थे कि सिंस जो है वो किसको डिनोट करता है? वो डेफिनेट को डिनोट करता है, वो निश्चित समय को दिखाता है। और भाई फ्यूचर में कोई चीज़ डेफिनेट हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे सिंस का प्रयोग ना होकर के फ्रॉम लगता है। अब हम लोग देखेंगे, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ता रहूंगा तो क्या होगा? आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ता रहूंगा। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ता रहूंगा तो आई शैल, तो क्या हो जाएगा आगे? कुछ नहीं, बस आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ता रहूंगा। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करेंगे? हम सेल को आगे कर देंगे, सेल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर हम इसमें WH लगाते हैं कि मैं क्यों 2 घंटे से पढ़ता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा? इसको जरा लिख लें, वाई सेल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, तो ये इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सिंस के जगह पे फ्रॉम लग जाता है, तो यहाँ पे आकर के हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म होता है और इसी के साथ हमारा टेंस भी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, तीनों पार्ट। और जिसके कि 4 भेद हम लोग पढ़े, तो 3 चौका 12। इस पूरे जिसको कि 3 वीडियो सीरीज में आपने देखा, इसे आप देखिए, समझिए और बार बार देखिए, बिकॉज एक बात ध्यान रखने वाली है जो हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि टेंस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ English. So if you want to control, if you want to command on English, then definitely you will have to control what? Tense. So it is so important. It is not one of the, it is I think most important chapter of tense. और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो बड़े ही आसान तरीके से दिस इज द फॉर्मूलाज हाउ कैन यू लर्न टेंस वेरी वेल। तो इसे आप देखेंगे, बार बार समझेंगे, बार बार देखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको कुछ आज एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। तो वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 67th एग्ज़ाम यानी BPSC 67th का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ चुका है। मात्र 2 से ढाई महीने में होने वाला है। एज एक्सपेक्टेड है कि सितंबर के लास्ट तक जो है इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और दिसंबर के लास्ट तक मे भी पॉसिबल कि इसका एग्ज़ाम हो। तो आप भी जानते हैं कि सिविल सर्विस BPSC जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी इट इज़ टू टफ, जहाँ पर कि हज़ारों में भी लाखों कहीं कहीं पे फी लग जाता है। तो मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है कि मेरे इसी चैनल पे, इंग्लिश एक्टिवेटर के ही चैनल पे आपको BPSC 67th क्या, तो ध्यान देंगे, BPSC 67th का क्रेश कोर्स जल्द ही शुरू करने जा रहा हूँ। इनफैक्ट मे भी पॉसिबल कि अगला वीडियो उसी पे आए, और मात्र 2 महीना में मैं पूरी तरह से 2 महीना में आपका पूरा क्रेश कोर्स, जो कि टू द पॉइंट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन उतना ही हमें पढ़ना है जितने से कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स में आते हैं। तो ये मैं ज़रूर दावा कर सकता हूँ कि अगर आप 2 महीना पूरे तरीके से क्लास को देखते हैं, क्लास को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे सीखने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपके सिर्फ 2 महीना के क्रेश कोर्स में आपका BPSC 67th का प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा और
उसका मेंस का जो एग्जाम होगा उसकी बुनियाद भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो कीप वॉचिंग एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर BPSC 67। तो आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड हाँ शेयर इसलिए करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई आपके फ्रेंड या रिलेटिव्स जो BPSC की भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें शेयर करें ताकि BPSC का क्रैश कोर्स के क्लास को वो भी अटेंड कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दैट यू आर एंजॉइंग on your own channel English Activator. Thank you.